हेलो फ्रेंड्स, अटेंशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं रुचि कटियार आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 और इससे पहले की प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2 और 3 हो चुके हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जाकर देख सकते हैं। अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे नेक्स्ट आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। तो अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। ऑप्शन ए है स्वाभाविक और कृत्रिम, ऑप्शन बी कम महत्वपूर्ण अधिक महत्वपूर्ण, ऑप्शन सी है जन्मजात और अर्जित, ऑप्शन डी है अप्रेरणा तथा प्रलोभन। तो अप्रेरणा का वर्गीकरण कैसे होता है? तो इसका सर्वमान्य जो क्लासिफिकेशन माना गया है वो कौन सा दिया गया है? जन्मजात और अर्जित। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जन्मजात और अर्जित। अब ये बात कर लेते हैं कि जन्मजात और अर्जित जो वर्गीकरण है वो दिया किसने है, ये बात कर लेते हैं। तो ये वर्गीकरण जो दिया है वो किसने दिया है? तो ये दिया है अब्राहम मैस्लो ने। अब्राहम मैस्लो ने अप्रेरणा को दो भागों में वर्गीकृत किया है, जन्मजात और अर्जित। तो जन्मजात ऐसे अभिप्रेरक जो किसी बच्चे के जन्म के साथ ही आते हैं, वो क्या है? जन्मजात। और ऐसे प्रेरक जो बच्चे अपने जीवन काल में कोई व्यक्ति अर्जित करता है उसको हम अर्जित प्रेरक कहते हैं। जन्मजात में कौन से प्रेरक आएंगे? जैसे भूख, प्यास, विश्राम और अर्जित में कौन से आएंगे? तो अर्जित में क्या आएंगे? प्रशंसा है, ठीक। इसके बाद सम्मान है, इसके बाद पद प्रतिष्ठा है। ये जितनी भी चीजें हैं वो व्यक्ति अपने जीवन काल में क्या करता है? अर्जित करता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जन्मजात और अर्जित। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। ऑप्शन ए सकारात्मक, ऑप्शन बी नकारात्मक, ऑप्शन सी शून्य और ऑप्शन डी ये सभी। तो सीखने की प्रक्रिया में स्थानांतरण कितने प्रकार से हो सकता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। स्थानांतरण कितने प्रकार से होता है? तो स्थानांतरण जान लेते हैं। स्थानांतरण कितने प्रकार से होता है? तो स्थानांतरण सामान्यतः 3 प्रकार से होता है। कौन सा? सकारात्मक, नेक्स्ट नकारात्मक और नेक्स्ट है शून्य। सकारात्मक क्या होता है कि जब पूर्व में कोई भी ज्ञान आपने सीखा है, पूर्व में सीखा ज्ञान नए कौशल को, नए ज्ञान को सीखने में, पूर्व में सीखा ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में क्या करे? मदद करे। नए ज्ञान को सीखने में क्या करे? मदद करे। तो उसको क्या कहेंगे हम? सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहेंगे। अगर नकारात्मक की बात करें तो पूर्व में सीखे हुए ज्ञान अगर आज कोई ज्ञान सीख रहे हैं तो उसमें वो क्या करे? बाधा उत्पन्न करे, तो वो क्या कहलाएगा? नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहलाएगा। लेकिन अगर वो ना मदद करे ना बाधा पहुंचाए तो क्या कहलाएगा? तो क्या कहलाएगा? वो शून्य अधिगम स्थानांतरण कहलाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? ऑप्शन ए है मनोविश्लेषणवाद, ऑप्शन बी है संबद्धवाद, ऑप्शन सी प्रभाववाद और ऑप्शन डी है गेस्टाल्टवाद। तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत द्वारा सीखने की व्याख्या कौन सा सिद्धांत, कौन सा वाद करता है? तो इसका राइट ऑप्शन फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गेस्टाल्टवाद। अब जान लेते हैं थोड़ा गेस्टाल्टवाद के बारे में। तो गेस्टाल्टवाद जो विचारधारा है, गेस्टाल्टवाद, इसका जो प्रादुर्भाव हुआ या इसका
जो जन्म हुआ है वो कहाँ से हुआ है? जर्मनी से हुआ है। किस शताब्दी में हुआ है? तो शताब्दी थी 19वीं। शताब्दी। समर्थक कौन थे? तो इसमें मैक्स वर्दीमर थे। नेक्स्ट थे वोल्फगैंग कोहलर। नेक्स्ट थे कर्ट कोफका। और नेक्स्ट थे कर्ट लेविन। मैक्स वर्दीमर जो थे, इनको गेस्टाल्टवाद का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि गेस्टाल्टवाद के अन्य नाम क्या हैं। तो इसको गेस्टाल्टवाद के अन्य नाम क्या हैं? गेस्टाल्टवाद के अन्य नाम क्या हैं? तो इसको हम इनसाइट थ्योरी बोलते हैं। इनसाइट थ्योरी बोलते हैं। नेक्स्ट इसको हम समग्र सिद्धांत बोलते हैं। समग्रता का सिद्धांत। इसको हम पूर्णाकार सिद्धांत भी कहते हैं और इसको हम पूर्णाकृति सिद्धांत भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी गेस्टाल्टवाद के बारे में अन्य जानकारी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया है? ऑप्शन नंबर डी, गेस्टाल्टवाद। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया गया? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विलियम जेम्स, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी बार्टलेट और ऑप्शन डी एबिंगहास। तो मनोवैज्ञानिक में सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का जो प्रयोग है, वो निरर्थक शब्दों का प्रयोग इसके द्वारा किया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एबिंगहास, ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एबिंगहास ने। तो सीखने के लिए कुछ निरर्थक शब्द, जैसे किसी स्टेज में कोई बच्चा, जैसे अगर मैं एक उदाहरण के तौर पे समझाने की बात करूं तो जैसे बोलते हैं ना खाना वाना, ठीक? तो खाना एक शब्द है और वाना क्या है? निरर्थक शब्द है। तो ऐसे ही कुछ बेकार जिसके यूजलेस वर्ड हैं, जो सीखने में कोई बच्चा प्रयोग करता है, उसको क्या बोलेंगे? निरर्थक। ठीक, तो इसको किसने यूज किया था? एबिंगहास ने यूज किया है। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सीखने के नियम दिए हैं। ऑप्शन ए पावला, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी कोहलर। बहुत ही आसान सवाल है और सीखने लर्निंग एक ऐसा चैप्टर है जहां से यूपीटीटी में हर बार क्वेश्चन बनते हैं और ऐसा हो ही नहीं सकता कि अधिगम के सिद्धांत से, अधिगम के नियम से कोई क्वेश्चन ना बने। ये एक यूपीटीटी का एक की टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आप कुछ भी आप कर लीजिए, जैसे कहें कि अगर कोई भी एक एग्जाम होता है तो उस एग्जाम में एक कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर्स होते हैं। उस महत्वपूर्ण चैप्टर में यूपीटीटी का महत्वपूर्ण चैप्टर क्या है? अधिगम। और अधिगम से बहुत ज़्यादा सवाल बनते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन फ्रेंड्स देखते हैं क्या हो जाएगा। तो अधिगम के सीखने के नियम की क्या व्याख्या किसने की? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा थॉर्नडाइक। ठीक है, तो सीखने के नियम दिए कितने हैं देखते हैं। सीखने के नियम दिए किसने हैं और कितने दिए हैं? तो सीखने के नियम कितने दिए हैं देखते हैं। सीखने के नियम थॉर्नडाइक ने कितने दिए हैं? तो सीखने के नियम कितने दिए हैं? 2 नियम दिए हैं। थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम कितने दिए हैं? 2 दिए हैं। कौन कौन से दिए हैं? तो प्रमुख दिए हैं, प्रमुख दिए हैं और गौड़ दिए हैं। प्रमुख और गौड़। प्रमुख को कभी कभी हम प्राथमिक बोल देते हैं और
इसको हम द्वितीयक बोल देते हैं। प्राथमिक नियम में 3 नियम शामिल किए हैं, 3, और 3 कौन कौन से हैं? तो 3 की बात कर लेते हैं। तो तत्परता का नियम है, अभ्यास का नियम है और प्रभाव का नियम है। अगर मैं गौड़ नियमों की बात करूं तो गौड़ नियम में कितने हैं? 5 नियम शामिल किए गए हैं और 5 नियमों को एक एक करके हम जान लेते हैं। पहला है मनोवृत्ति का नियम, मनोवृत्ति का नियम। नेक्स्ट है आंशिक क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम। नेक्स्ट है बहु अनुक्रिया का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम। और नेक्स्ट है सादृश्यीकरण का नियम, सादृश्यता का नियम। और अंतिम है साहचर्य परिवर्तन का नियम। तो फ्रेंड्स, ये थे थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए प्रमुख नियम और गौड़ नियम। गौड़ नियमों की संख्या कितनी है? 5, और प्राथमिक नियमों की संख्या कितनी है? 5। तो सीखने के नियमों की व्याख्या किसके द्वारा की गई? थॉर्नडाइक के द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? सीखना है। ऑप्शन ए व्यवहार में परिवर्तन, ऑप्शन बी अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, ऑप्शन सी व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, और ऑप्शन डी है ये सभी। तो सीखना क्या है? तो सीखना, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सीखना क्या है? तो सीखने की एक परिभाषा है कि व्यवहार में परिवर्तन को क्या कहते हैं? सीखना कहते हैं। अनुभव और अभ्यास के परिणाम स्वरूप जो अनुभव और अभ्यास के परिणाम स्वरूप जो भी व्यवहार में परिवर्तन होता है उसको भी क्या कहते हैं? सीखना कहते हैं। और व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है उसको भी क्या कहते हैं? सीखना कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। ऑप्शन ए तत्परता, ऑप्शन बी गतिशीलता, ऑप्शन सी अभिवृद्धि, और ऑप्शन डी आनुवंशिकता। तो शारीरिक वृद्धि और विकास, तो फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अभिवृद्धि। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ग्रोथ। तो शरीर में होने वाले परिवर्तन को, शरीर में होने वाले परिवर्तन, और परिवर्तन कैसे होंगे? तो परिवर्तन क्या होंगे? परिवर्तन कैसे होंगे? लंबाई में परिवर्तन होगा, लंबाई में परिवर्तन होगा, भार में परिवर्तन होगा, अनुपात में परिवर्तन होगा, ठीक है। नए चिन्हों का आगमन होगा, आगमन, और पुराने चिन्हों का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। पुराने चिन्हों का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो अगर ये चीज आ रही है, शरीर में कोई भी परिवर्तन है, जैसे कि एक छोटा बच्चा है, जब उसका जन्म होता है तो उसके मसल्स जो हैं बहुत सॉफ्ट होती हैं, उसकी हड्डियां बहुत सॉफ्ट होती हैं, उसका वेट कम होता है। लेकिन जैसे जैसे उसमें चेंजेस आते हैं, उसके शरीर में ग्रोथ होनी शुरू होती है, तो आपने देखा है उसकी हाइट बढ़ती है। किसी बच्चे की जब वो हाइट बढ़ती है, उसकी लेंथ बढ़ती है, उसके दांतों की संख्या बढ़ती है। इसके साथ साथ जब उसका शारीरिक विकास होता है तो उसके जो एक्शंस है उनमें भी क्या होने लगता है? चेंजेस आने लगते हैं। तो इन सभी चीज़ों को क्या बोलेंगे? क्या अभिवृद्धि बोलेंगे। शरीर में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, एक कथन दिया है।
ऑप्शन ए डीवी के द्वारा, ऑप्शन बी कॉल ग्रूज के द्वारा, ऑप्शन सी गिलफर्ड लिखा है, ये गलत टाइपिंग हो गई है। और नेक्स्ट है तो ऑप्शन नंबर डी रॉस के द्वारा। तो चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, ये कथन किसका है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रॉस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बाल मनोविज्ञान के आधार पे कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ऑप्शन ए सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, ऑप्शन बी कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, ऑप्शन सी कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, और ऑप्शन डी प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। मनोविज्ञान कहता है कि प्रत्येक बच्चे में क्या पाई जाती है? विभिन्नता पाई जाती है। और व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत कहता है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत कहता है कि दुनिया में कोई भी दो बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, चाहे वो जुड़वा ही क्यों ना हो। अगर कोई बच्चे, दो बच्चे हैं जो माता पिता की जुड़वा संतानें हैं, उनमें भी आपने देखा होगा कि पर्याप्त काफी सारा अंतर देखने को मिलता है। उनमें अगर वो देखने में एक जैसे हैं, सिमिलर हैं, वो दिखने में बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, लेकिन फिर भी उनमें सीखने में, उनकी रुचियों में, उनकी अभिवृत्तियों में काफी सारा अंतर देखने को मिलता है। तो ये बात कही जाती है कि मनोविज्ञान में कोई भी बच्चा एक जैसा नहीं होता है, प्रत्येक बच्चा अपने आप में क्या है? विशिष्ट होता है। और इसी विशिष्टता के आधार पर हमारी शिक्षा में क्या किए गए हैं? परिवर्तन किए गए हैं। शिक्षा में परिवर्तन किसके आधार पर कहा गया है कि प्रत्येक बच्चा अलग है और प्रत्येक बच्चे में सीखने की क्षमता भी क्या होती है? अलग अलग होती है। इसीलिए कहा गया है कि अगर सब बच्चे अलग हैं तो उनमें हम एक जैसा पाठ्यक्रम लागू नहीं कर सकते हैं। तो पाठ्यक्रम में भी क्या लाई गई? विविधता लाई गई। इसके बाद सीखने की विधियों में भी क्या लाई गई? विभिन्नता लाई गई। सीखने की विधियों में भी क्या लाई गई? विभिन्नता लाई गई। इसके साथ साथ आपने देखा गया है कि खेलों में भी क्या आ गई? विभिन्नता आ गई। तो जब ये बात की जाती है कि सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, नहीं, सारे बच्चे कभी एक जैसे नहीं होते। यदि कहा जाए कि आपके घर में भी अगर किसी माता पिता के 4 संतानें हैं, तो 4 संतानें कभी एक जैसे नहीं हो सकती हैं। ना वो सीखने में एक जैसी होंगी, ना खाने में एक जैसी, ना पढ़ने में एक जैसी, और ना उनका IQ और ना उनका कलर भी आपने देखा है। इनफैक्ट आपने हाइट, वेट और कलर के अकॉर्डिंग भी आपने देखा है, बहुत सारे डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आज का अंतिम 10। तो अंतिम सवाल क्या कह रहा है? अंतिम प्रश्न कह रहा है कि बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। बहुत ही आसान सवाल। और शिक्षा की बात करूं कि अगर शिक्षा की बात करूं तो शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण अगर किसी को माना जाता है तो शिक्षा शास्त्र में, या अगर मैं बात करूं कि शिक्षा में या शिक्षण में अगर कोई भी चीज सबसे इम्पोर्टेंट है तो वो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? बालक है। ठीक, तो इसका सही जवाब क्या होने वाला है? आगे पढ़ते हैं। तो बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? ऑप्शन ए अच्छा शिक्षक, ऑप्शन बी शिक्षण प्रक्रिया, ऑप्शन सी बालक, या ऑप्शन डी विद्यालय। ठीक, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा क्या? बालक। बालक कभी कभी हम इसको अधिगमकर्ता, अगर हम सीखने में बात करें कि सबसे इम्पोर्टेंट किसका रोल होता है तो अधिगमकर्ता का, ठीक है। लेकिन अगर मैं शिक्षण की बात करूं, शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण रोल किसका होता है तो शिक्षार्थी का। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर बात अलग अलग है। अगर आप कहें कि मनोविज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण रोल किसका है? बालक का, चाइल्ड का। लेकिन अगर मैं अधिगम की बात करूं, सीखने की बात करूं, तो सीखने में सबसे ज्यादा रोल किसका है? तो सीखने में शिक्षार्थी का। और अगर बात करूं शिक्षण की, तो अगर इसकी बात करूं कि मनोविज्ञान में, तो बालक की। ठीक है, ये है एक ही चीज, लेकिन जैसे जैसे उसकी चीजें बदलती जाती हैं वैसे वैसे उसका नाम भी बदल जाता है। अधिगम की बात करूं तो अधिगमकर्ता, शिक्षार्थी की बात करूं, शिक्षण की बात करूं तो शिक्षार्थी, और मनोविज्ञान में बालक।
ठीक, तो फ्रेंड्स ये थे आज के 10 आसान से सवाल प्रश्न, और आई होप आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, क्योंकि जब प्रश्न आसान होते हैं तो यूपीडीडी कभी कभी पेपर बहुत आसान कर देता है। मान लीजिए कि अगर 30 क्वेश्चन है तो 30 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन ऐसे जरूर आते हैं जो इजी होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे किसी भी तरीके से गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि जहाँ आसान क्वेश्चन होते हैं बच्चे ज़्यादातर गलतियाँ वही करते हैं, तो इन गलतियों से बचिए। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं और बढ़ते हैं, आपके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।